बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं बिजली सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा। हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। नेपरा ने बिजली ₹1.38 फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। बिजली सार्फिन हुकूमती फैसले पर बरहम। शहरियों ने बिजली की कीमतों में इजाफा आवाम दुश्मनी करार दे दिया। आपको आगाह करें अहम खबर के हवाले से कि बिजली सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा। हुकूमत ने आवाम पर बिजली बम गिरा दिया। नेपरा ने बिजली ₹1.38 फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। इमरान बताएगा बिजली मजीद महंगी कर दी गई है, शहरियों का इस पर क्या कहना है? आवाम पर महंगाई के बम गिराते हुए बिजली की कीमतों में ₹1.38 फी यूनिट इजाफा कर दिया है। बिजली की कीमत जुलाई की जो फ्यूल उसकी मद में महंगी की गई, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी नालान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि एक तरफ तो दीगर अशिया महंगी की जा रही हैं, दूसरी तरफ बिजली भी महंगी कर दी गई है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। अच्छा, जैसा कि बिजली की कीमतों में ₹1.38 फी यूनिट इजाफा हुआ है, नेपरा के इस फैसले को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि ये जो अभी कमर्शियल यूनिट चार्ज किया जा रहा है, ये तकरीबन ₹50 यूनिट चार्ज किया जा रहा है, और जो इंडस्ट्री यूनिट है ये 20 से ₹25 चार्ज किया जा रहा है, और जो घरेलू सार्फिन के लिए यूनिट है वो ₹20 चार्ज किया जा रहा है। देखें, हुकूमत ने 3 सालों में तकरीबन 250 गुना बिलों में इजाफा कर दिया। यही यूनिट जो था पिछली हुकूमतों में ₹5 से ₹8 यूनिट था, लेकिन अब ₹20 यूनिट चार्ज कर रहे हैं। तो हुकूमत जो है वो देखा जाए तो मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। देखिए, इमरान खान जब कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे कि बिलों को जला दो, गिरा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो अब वो किधर गई बातें? जब वो कहते थे बिजली महंगी होती है, समझ लो हुक्मरान चोर है। आटा महंगा हुआ, हुक्मरान चोर है। चीनी महंगी हुई, हुक्मरान चोर है। तो आज हर चीज की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। पेट्रोल 65 से ₹120 लीटर जा रहा है। सोना 55,000 से ₹1.25 पे जा रहा है। ₹700 वाला आटे का थैला ₹2100 में, ₹2200 में फरोख्त हो रहा है। जो चीनी थी, अब देख ले, चीनी की कीमत ₹110 हो चुकी है। तो हम पूछे कि ये जो गवर्नमेंट ने, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे पहली बात ये कि इन्होंने जितने भी ये वज़रा जो मशीर लगाए ना, ये नॉन इलेक्टेड है, ये अवाम की वोटों से नहीं आए, ये नॉन इलेक्टेड हैं। ये ब्रीफ केस लेके आए हैं, तो ये यही वापस चले जाएंगे। ये पब्लिक में जाएंगे तो इनको पता चलेगा ना। जिस दिन ये हुकूमत खुद को ये बाहर निकल जाएंगे। अगर ये अवाम में आए, इनको अवाम जूते मारे, अवाम का इनको पता चले कि अवाम किस तंगदस्ती में गुजर रही है, अवाम का क्या हाल है। जी, देख सकते हैं कि शहरियों की जानिब से नेपरा के इस फैसले पर काफ़ी गम और गुस्से का इज़हार पाया जा रहा है। शहरी हमारे साथ और भी मौजूद हैं। आप बताइएगा कि कैसे देखते हैं बिजली की कीमतें बढ़ने की? ये देखिए, इसमें कोई तजाज़ ही नहीं है कि हर 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद ये बिजली के बिलों में इजाफा कर रहे हैं। खाली बिजली के बिलों में इजाफा नहीं कर रहे हैं, जैसे ये भाई बता रहे थे कि कभी आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, ये घी महंगा हो रहा है। इसके ऊपर किसी आदमी की गिरफ्त नहीं है, और लगता ये है कि ये सिर्फ टीवी पे आते हैं, सिर्फ शो करने के लिए आते हैं और एक दूसरे को गालियां निकालने के लिए आते हैं। चोर डाकू कहने के सिवाय इनके पास कोई काम नहीं। अगर इन्होंने ये काम छोड़ के अवाम की फलाह के लिए कोई काम किया होता तो आज ये अवामी नुमाइंदों के जो अवामी नुमाइंदे बने बैठे हैं, ये अवाम के सामने जाने के जा सकते थे। अभी ये इंतखाबात की बात कर रहे हैं कि बलदियाती इलेक्शन आएंगे तो हम इंतखाबात में लोगों के पास जाएंगे। ये किस मुंह के साथ लोगों के पास जाएंगे? हमारे इस हल्के में, शहर में, अगर आप देखें तो इतलात के जो वजीर हैं उनको बिल्कुल आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद के शहरियों की जानिब से बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर काफ़ी गमो गुस्सा का इज़हार किया जा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि नेपरा इस नोटिफिकेशन को वापस ले और बिजली की कीमत वही कम की जाए। वाज़ेह रहे, जो सितंबर के बिल होंगे बिजली सार्फिन वो इजाफे के साथ अदा कर सकेंगे, जो शहरियों पर एक महंगाई के बम का जाहिर हो सकता है। शहरियों की जानिब से काफी शहरियों को कहना है कि बिजली की कीमतों के इजाफे को वापस लिया जाए। बहुत शुक्रिया इमरान असलम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुहव्वर में फंसी इंडस्ट्री की मुश्किलात में मजीद इजाफा। फैसलाबाद में 12 से 15 सितंबर तक CNG सेक्टर और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सुई गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। SNGPL की जानिब से गैस की बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर असमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। हमारा राब्ता हम बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नुमाइंदा से आपको आगाह कर रहे हैं कि भंवर में फंसी इंडस्ट्री की मुश्किलात में मजीद इजाफा। फैसलाबाद में 12 से 15 सितंबर तक CNG सेक्टर और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सुई गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। SNGPL की जानिब से गैस की बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपको आगाह करें अहम खबर के हवाले से कि फैसलाबाद में 12 से 15 सितंबर तक
CNG सेक्टर और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सुई गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, CNG सार्फिन के लिए, सुई गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर ये है कि SNGPL की जानिब से फैसलाबाद समेत पूरे रीजन में 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक सुई गैस की बंदिश का फैसला किया गया है और इसमें CNG सेक्टर और जो फैसलाबाद की नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको इस हफ्ते के दौरान सुई गैस की फराहमी बंद रहेगी। SNGPL जराये के मुताबिक RLNG की बर वक्त मुल्क में न पहुंचने के बाइस ये सुई गैस की शॉर्टेज आ रही थी, जिसकी वजह से ये बंदिश की जा रही है और इसके असरात जो है वो CNG सेक्टर और जो फैसलाबाद की नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उस पर होंगे। ताहम इस हवाले से जो कारोबारी तबकात है वो काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। उनका कहना है कि जो SNGPL हुकाम है और हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियाँ हैं कि जिनकी वजह से जो RLNG का कार्गो है वो हर बार ताख़ीर का शिकार होता है, इसकी वजह से फिर मुल्क में जो सप्लाई है वो मुतासिर होती है। उसके साथ साथ जब सुई गैस की फराहमी मुअत्तल होती है तो इनके तमाम जितने भी उमूर हैं वो बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। इसमें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तो इसका साथ मिल जाता है, मगर जो मुकामी इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री है, उसको सुई गैस की सप्लाई बंद कर दी जाती है, जिससे जो काम है, कारोबारी जिंदगी है, वो बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इंतखाबात बराए साल 2021-22 में नेशनल ग्रुप की पहली कामयाबी। FE केमिकल से मिसेस फराह हारिस खवातीन की खुसूसी नशिस्त पर बिला मुकाबला कामयाब। मिसेस फराह हारिस के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शिराज बट से। जी शिराज, आगाह कीजिए। इंडस्ट्री के इलेक्शन इंतखाबात बराए साल 2021-22 15 और 16 को पोलिंग होनी है एग्जीक्यूटिव मेंबरान की, जो उम्मीदवारान हैं जिसमें 11 कॉर्पोरेट के हैं और एसोसिएट के जो 16 कैंडिडेट हैं। इसके साथ साथ एक खसूसी नशिस्त होती है जो कि खवातीन की खसूसी नशिस्त होती है, उस पर कागजात नामजदगी जो हैं वो मिसेस फराह हारिस के मुकाबले में किसी ने भी जमा नहीं करवाए। ताहम यही वजह है कि नेशनल ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि उन्होंने इलेक्शन से पहले ही अपनी जो नामजद करदा जो उनकी कैंडिडेट थी मिसेस फराह हारिस, वो बिला मुकाबला जो है वो करार पा गई हैं और वो इस सीट को जीत चुकी हैं इलेक्शन से कबल ही। और जो नामजद की गई थी नेशनल ग्रुप की जानिब से मिसेस फराह जो कि केमिकल्स के बिजनेस से वाबस्ता हैं और FE केमिकल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मिसेस फराह हारिस बिला मुकाबला जो कि नामजद की गई थी नेशनल ग्रुप की जानिब से, वो इस वक्त जो है वो एग्जीक्यूटिव मेंबर नेशनल ग्रुप की जानिब से बन चुकी हैं। और इस पर उनको डायमंड केमिकल्स एसोसिएशन की जानिब से, चूँकि वो डायमंड केमिकल्स मर्चेंट एसोसिएशन फैसलाबाद से ताल्लुक है उनका, उनकी तरफ से और नेशनल ग्रुप के लीडरान और लीडर्स की तरफ से उनको बेहद मुबारकबाद पेश की गई है। मैं दोबारा बता दूं कि मिसेस फराह के मुकाबले में किसी ने भी कागजात नामजदगी यानी नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो जमा नहीं कराए। यही वजह है कि मिसेस फराह हारिस जो बिला मुकाबला एग्जीक्यूटिव मेंबर की जो एक खसूसी नशिस्त होती है खातून के लिए, उस पर वो नामजद हो चुकी हैं। जी बहुत शुक्रिया शिराज तफसीलात से आगाह करने के लिए। स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जेक्टिव बॉडी का ऐलान कर दिया गया। 13 एग्जेक्टिव मेंबरान बिला मुकाबला मुंतखब। बानी सदर स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां जफर इकबाल का कहना है कि ताशु के मसाइल हल करवाएंगे। मजीद जानते हैं वैस अली से, जो वैस इस मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जीक्यूटिव बॉडी का आज जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। 13 जो एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। इसी वाले से हमारे साथ जो है आवबानी सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां जफर इकबाल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, आज एग्जीक्यूटिव बॉडी के 13 जो मेंबरान हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? जी शुक्रिया सिटी 41। आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री की एग्जीक्यूटिव बॉडी के आखिरी दिन था कागजात वापस लेने का। तो इस तरह हमारे पास जो टोटल कैंडिडेट थे 14 थे जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनमें से आज एक जो हमारे मेंबर हैं उन्होंने अपने कागजात वापस ले लिए हैं। तो इस तरह अब जो शुएब फारूक है जिन्होंने अपने कागजात विड्रॉ किए हैं,
اس کے بعد اب 13 سیٹیں تھیں ہمارے پاس، جن میں سے 12 جنرل باڈی کی اور ایک وومن سیٹ تھی مخصوص. تو اس پہ بلا مقابلہ ہمارے یہ کینڈیڈیٹ جو ہیں آج منتخب ہو گئے ہیں. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس وقت میرے ساتھ الیکشن کمیشن کے ممبر جناب فیصل صاحب اور محمد آصف صاحب اور عثمان صاحب موجود ہیں. تو ان کی موجودگی میں یہ سارا عمل جو بلا مقابلہ نئے ممبران منتخب ہو گئے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ جو تاجروں کے مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے اور کس طرح لے کر چلیں گے؟ یقیناً مجھے امید ہے جی کہ چونکہ یہ اپنے اپنے شعبوں میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں شہر کے اپنی تاجر تنظیموں کے حوالے سے، تو ان کو کامیابی کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ یہ چیمبر آف اسمال ٹریڈر کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے حلقہ باب کے جو مسائل ہیں ان کو دور کریں، تاکہ چھوٹے تاجر جو اس وقت انتہائی ڈسٹرب ہیں اور کافی گورنمنٹ کی طرف سے پریشر بھی ہے اور مختلف ٹیکسز کا جو اس وقت نظام انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے کافی ہراسمنٹ ہے بازاروں میں. مجھے یقین ہے کہ یہ مل کر جو باہمی مشاورت کے ساتھ یہ جو نئی ایگزیکٹو کمیٹی آئی ہے اور جو سابقہ ہمارے ایگزیکٹو ممبران ہیں ان کے ساتھ اگلے سال کنٹینیو کریں گے اس سال میں، تو ان کے ساتھ مل کے یہ ابھی چونکہ ایک مرحلہ ہمارا بقایا ہے جو کہ اگلے ہفتے میں 30 تاریخ سے پہلے مکمل ہو جائے گا، جس میں صدر، سینئر نائب صدر اور نائب صدور منتخب ہوں گے. تو یقیناً اس کے بعد 1 تاریخ کو یہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ جو بھی بہتری ہوئی اس چیمبر کے لیے، اس ملک کے تاجروں کے لیے، یہ اپنا کردار ادا کریں گے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ نئے بلا مقابلہ منتخب ہونے والے جو ایگزیکٹو ممبران ہیں وہ تاجروں کے مسائل کو بہترین انداز میں سامنے لائیں گے. اور شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. شورکوٹ کینٹ کنٹونمنٹ بورڈ کے 12 ستمبر کو ہونے والے الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے. امیدواران کے دفاتر میں بھی سپورٹرز اور ووٹرز کا رش دکھائی دے رہا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے شہزاد علی سے. جی شہزاد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، شورکوٹ کینٹ کنٹونمنٹ بورڈ کے 12 ستمبر کو ہونے والی جو الیکشن ہے اس کی جو گہما گہمی ہے وہ بھی عروج پہ پہنچ چکی ہے. جو امیدواران ہیں ان کی جو ڈور ٹو ڈور جو کمپین کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. تو میرے ساتھ اس وقت ایک امیدوار موجود ہیں منیر احمد سنجیلا صاحب. ان سے جانتے ہیں، یہ بتائیے گا کس حد تک آپ ہے کہ آپ جیت جائیں گے اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہاں کے لوگوں کو؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اپنے وارڈ کے سارے دوستوں کا، بزرگوں کا، بھائیوں کا، سب دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے اتنی عزت اور بڑی والہانہ محبت کے ساتھ میرے سپورٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جیت ہمارا مقدر ہے اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے. تو دوسرے نمبر پہ چونکہ میرا ہمیشہ یہ مقصد رہا ہے کہ میں فلاحی کاموں میں پہلے بھی پیش رہا ہوں، تو اب بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جتنے بھی یہاں کے ترقیاتی کام ہیں، جیسے یہ سیوریج اور باقی سولنگ نالیوں کا کام ہے، کافی حد تک وہ ہونے والا ہے، وہ بھی کریں گے. اور اس سب سے بڑھ کے ایک جو یہاں پہ مالکانہ حقوق کا ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ہم سب سے پہلے فرسٹ پرائرٹی پہ اس کو بھی کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی جتنے بھی یہاں کے ترقیاتی کام ہوں گے اس میں ہم ہمیشہ انشاءاللہ پیش رہیں گے اور اس کو سارے انشاءاللہ احسن طریقے سے اس کو تکمیل کروائیں گے انشاءاللہ. احسن طریقے سے تمام کام کیے جائیں گے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. پاکستان کے لیے بڑا اعزاز، اب ہائیبرڈ یا الیکٹرک گاڑی امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ٹویوٹا کا پاکستان میں ہائیبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری کے لیے $10 کروڑ کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا گیا. تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. آٹو موبائل سیکٹر میں ترقی کا ایک نیا موڑ. کارساز کمپنی ٹویوٹا نے پاکستان میں ہائیبرڈ اور الیکٹریکل گاڑیوں کی تیاری کے لیے سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر دیا. سی ای او ٹویوٹا فیصل آباد ملک ظہیر کہتے ہیں ٹویوٹا نے اپنے پاکستان میں $10 کروڑ کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے اور یہ منصوبہ آٹو موبائل سیکٹر میں ایک اور سیڑھی عبور کرنے کے مترادف ہے. بائی دا اینڈ آف 2023 بائی دا اینڈ آف پاکستان میں آپ پاکستان کی بنی ہوئی الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیاں ٹویوٹا کی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، وچ از اے ویری ویری بگ نیوز فار دا آٹو انڈسٹری ان پاکستان. ملک ظہیر نے مزید کہا کہ 4th جنریشن ہائیبرڈ الیکٹریکل گاڑیاں پاکستان میں متعارف ہونا خوشی کی بات ہے. اب گاڑی امپورٹ گاڑی سے آدھی قیمت پر دستیاب ہوگی. اس میں نہ صرف آپ کی فیول کی بچت ہوگی بلکہ جو سب سے بڑا جو پرائم منسٹر کا جو ایک ڈریم ہے انوائرمنٹ کلین پاکستان، گرین پاکستان، اس سلسلے میں یہ سب سے بڑا سٹیپ ہے. بلا شبہ ہائیبرڈ اور الیکٹریکل گاڑیوں کی لوکل سطح پر مینوفیکچرنگ سے نہ صرف ملکی ذرائع مبادلہ بڑھے گا بلکہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں مدد ملے گی. ملک ظہیر نے بتایا 2023 میں پاکستان میں الیکٹریکل ہائیبرڈ گاڑیاں بننا شروع ہو جائیں گی. کیمرہ مین تصور باز کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد.
रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग समेत सूबा भर के सरकारी स्कूल्स में पीने के साफ पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है। पानी के मयार और फिल्ट्रेशन प्लांट्स की हालत ज़ार के बारे में मालूमात तलब कर ली गई हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि झंग समेत सूबा भर के सरकारी स्कूल्स में पीने के साफ पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है। पानी के मयार और फिल्ट्रेशन प्लांट्स की हालत ज़ार के बारे में मालूमात तलब कर ली गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं खबर के हवाले से कि झंग समेत सूबा भर के सरकारी स्कूल्स में पीने के साफ पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। पानी के मयार और फिल्ट्रेशन प्लांट्स की हालत ज़ार के बारे में मालूमात तलब कर ली गई हैं। आपको आगाह करें कि झंग समेत सूबा भर के सरकारी स्कूल्स में पीने के साफ पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है। पानी के मयार और फिल्ट्रेशन प्लांट्स की हालत ज़ार के बारे में मालूमात तलब कर ली गई हैं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में हफ्ता सफाई के हवाले से अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने और सैनिटरी वर्कर्स के हालात को बेहतर बनाने का लाहे अमल तश्कील दे दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें हफ्ता सफाई के हवाले से जो शेड्यूल है वो भी दिया गया और इसमें तमाम जितने भी अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। कैसे बताइएगा क्या मीटिंग का एजेंडा था और क्या अहम फैसले हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल जैसे कि आपको पता है हफ्ता सफाई चल रहा है। इस सिलसिले में हमने एक मीटिंग का इनेकाद किया है कंपनी के अंदर, जिसमें हमने अपने तमाम ऑफिसर्स को मॉनिटरिंग को बेहतर बनाने के लिए हदायत जारी की हैं। इसके अलावा एक अहम इशू ये भी है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है हमारी, उनका एक मेला होता है मरियम आबाद के अंदर, उधर भी उन्होंने जाना होता है। वो लाजमी उनका कोई रिलीजियसली उसको फॉलो करना होता है उन्होंने। उस सिलसिले में हम अपनी प्लानिंग कर रहे थे कि हफ्ता सफाई भी डिस्टर्ब ना हो और उन लोगों को भी अकोमोडेट किया जा सके, क्योंकि वो मिनॉरिटी हैं और हमारे मुआशरे का एक अहम जुज़्व हैं। उस सिलसिले में भी हमने अपनी एक मीटिंग आज उसका इनेकाद किया है। और उसके अलावा जितने भी हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनको नई जैकेट्स देने के लिए और कुछ हम अपने कंटेनर्स जो हैं उनको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने के लिए इस सिलसिले में भी हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं। जिस सिलसिले में अहम डिसीजन लिए गए हैं ताकि जो सफाई का अमल बेहतर बनाया जा सके, जो सफाई के अमल को बेहतर बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। तो टेक्सिंग असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकिर की ज़ेर सदारत अंजुमन ताजरान का इजलास हुआ, जिसमें मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, इजलास के मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टेक्सिंग जोहा शाकिर की ज़ेर सदारत अंजुमन ताजरान का इजलास हुआ, जिसमें ज़र सदर अंजुमन ताजरान हाजी आमर हनीफ और उसके साथ साथ सरपरस्त आला हाजी अब्दुल हमीद समेत मुताद्दिद शख्सियात यहाँ पे मौजूद थे। जिस मौके पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से शहर भर समेत ज़िला भर में जारी सरकारी जो रेड लिस्ट है उस पर जो है अमल दरामद के हवाले से जायज़ा लिया गया। तो इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से तमाम जो ताजर बरादरी है उससे तावन की अपील की है कि वो फौरी तौर पर इस पर तावन करें कि जो रेड लिस्ट जारी की गई है उसी के मुताबिक जो है तमाम अशिया खुर्दनोश की जो है ख़रीदारी करवाएं, ताकि जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मुहैया हो सके। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से ये भी कहना था कि अब जो है सरकारी मशीनरी जो है भारी भरकम के साथ बाहर निकलेगी, भरपूर एक्शन होंगे, क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो होते थे, वो फाइन करते थे, दुकान खुली रहती, लेकिन अब जो है ऐसा सिस्टम नहीं होगा, बल्कि दुकानों पे जुर्माने भी होंगे, दुकानें सील भी होंगी और इसके साथ साथ उन दुकानदारों के खिलाफ जुर्माने भी किए जाएंगे, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे जो अब महंगे दाम, जो मसनूई महंगाई करके लोगों को दोनों हाथों से लूटते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें तो तमाम लोगों को जो महंगे दाम चीज़ें फरोख्त कर रहे थे उनको अपना किबला जो है वो दुरुस्त करना पड़ेगा, ताकि लोगों को रिलीफ मुहैया किया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इजलास में डिविजनल ओहदेदारों समेत जिलाई और सिटी ओहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास में पार्टी मंशूर तंजीम साजी और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा।
بالکل چنیوٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیداروں کا اجلاس ہوا ہے جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، شہری مسائل کو ڈسکس کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی قیادت کے حوالے سے جو ہے وہ تنظیم سازی کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما اور ایم پی اے مولانا الیاس چنیوٹی صاحب۔ سر بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ چنیوٹ کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور تنظیم سازی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، افراد کے بغیر تو کوئی جماعت نہیں ہوتی، کوئی کام نہیں ہوتا، اور مسلم لیگ ایک حقیقت ہے اور 100 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے اس جماعت کی، اور اس نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ مختلف زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کو یہ جماعت اپنے ساتھ لے کر چلی ہے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہر سطح پر اس جماعت کی تنظیم سازی کی جائے، تنظیم نو کی جائے، اور جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ورکر جو ہے وہ اکٹھے کیے جائیں۔ اسی کے لیے آج یہاں مشورہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی مدر ونگ ہے، جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے، یوتھ ونگ ہے، ایم ایس ایف ہے، جو بھی ذیلی تنظیمیں ہیں، انشاءاللہ ان کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے جو یہاں ضلعی اور ڈویژنل قیادت موجود تھی، تو ان سب نے اپنی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور ان اس وقت جو جن کرائسس میں ہیں ان سے نجات کے لیے ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی حکومت خصوصاً، وہ جو نعرے لگا کر آئی تھی حکومت میں، اس میں کلی طور پر جو ہے وہ فیل ہوئی ہے، اور نہ تو وہ کرپشن کو بچا سکی، اور کرپشن جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے ایک ایک محکمے میں۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ایس پی مدینہ ڈویژن حفیظ بگٹی کی کورونا کی رپورٹ مثبت آ گئی۔ کورونا کی رپورٹ مثبت آنے کے بعد ایس پی مدینہ ڈویژن نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ ایس پی مدینہ ڈویژن کا اضافی چارج ایس پی لائل پور ٹاؤن احمد ارسلان کو سونپ دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایس پی مدینہ ڈویژن حفیظ بگٹی کی کورونا کی رپورٹ مثبت آ گئی ہے۔ فیصل آباد پنجاب باکسنگ جنرل کونسل کا اجلاس پنجاب باکسنگ ایسوسی ایشن کی نئی باڈی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے علی رضا سے۔ جی علی، اجلاس کے متعلق آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب باکسنگ ایسوسی ایشن کی جو نئی باڈی ہے اس کا جو ہے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے لیے آج باقاعدہ طور پر اجلاس ہوا اور الیکشن ہوا، اور نئی باڈی جو ہے وہ منتخب کی گئی ہے، جس میں ڈویژنل اسپورٹس آفیسر رانا حماد اقبال نے بھی شرکت کی۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا آج کے حوالے سے، آپ باقاعدہ اس میں حصہ بھی رہے، اور نئے جو لوگ آئے ان کے لیے کیا کہیں گے، اور اس کے حوالے سے السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج پنجاب باکسنگ کے الیکشن تھے، اور مجھے اپنے ڈائریکٹریٹ آف سپورٹس کی طرف سے یہاں پہ ریپ مقرر کیا گیا تھا، تو میں یہاں پہ صرف الیکشن آبزرو کرنے آیا تھا۔ تو میں نے آبزرو کیا جو سارے الیکشن پروسیڈنگز ہوئی، وہ میں نے اس کو نوٹ بھی کیا، اور میں نے ساری چیزیں دیکھی بھی۔ اور میں دوسرا جو ان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی جو بھی ایک باڈی آتی ہے اور ایک سپورٹس آفیسر کا ان کے ساتھ جو ناتا ہوتا ہے، اس حوالے سے یہی ہے کہ وہ اچھا کام کریں، پازیٹیولی کریں، اپنے اوپوننٹس کو بھی ساتھ لے کے چلیں، اور کمپٹیشن زیادہ سے زیادہ آرگنائز کریں، اور اس بات پہ کانسنٹریٹ کریں کہ ان کی جو کلبز ہیں ساری فعال رہیں۔ فعال کیا جائے۔ پریزیڈنٹ میر صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔